प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम हिंदी विषय के व्याकरण पुस्तिका के भाग 1 जो हम पिछले हफ्ते से पढ़ रहे थे उसी को आगे आज पढ़ेंगे और समझेंगे। मैंने आपको पिछले हफ्ते भाषा के विषय में बताया था कि भाषा क्या होती है और उसके कितने भेद होते हैं, उनकी परिभाषा उदाहरणों के माध्यम से समझाई थी और हिंदी भाषा के महत्व के विषय में थोड़ी सी जानकारी दी थी। पहले आज हम उसको रिपीट कर फिर हम आगे बढ़ेंगे। भाषा क्या है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने मन के विचारों को लिखकर और पढ़कर व्यक्त करता है और दूसरों के मन के विचारों को सुनकर और बोलकर समझता है। भाषा के कितने भेद थे? भाषा के 2 भेद हैं, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। मौखिक भाषा जब व्यक्ति अपने मन के विचारों को दूसरों के समक्ष बोलकर प्रस्तुत करता है वह मौखिक भाषा कहलाती है, जैसे भाषण देना, कविता सुनाना आदि। और इसका दूसरा भेद था लिखित भाषा। जब व्यक्ति अपने मन के विचारों को दूसरों के समक्ष लिखकर प्रस्तुत करता है तो वह लिखित भाषा कहलाती है, जैसे निबंध लेखन, कहानी लेखन आदि। हिंदी भाषा का महत्व। हिंदी अपने आप में ही एक पूर्ण भाषा है। इसका महत्व हमारे जीवन में बहुत अधिक मायने रखता है। हिंदी भाषा के बिना हमारी मातृभाषा भी अधूरी है, क्योंकि हमने भारत की जन्मभूमि पर जन्म लिया है और हमारी सर्वप्रथम मातृभाषा ही हिंदी भाषा है आदि। आइए अब हम अपना पाठ शुरू करते हैं। बच्चों, आज हम सबसे पहले व्याकरण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि हम जो व्याकरण पढ़ रहे हैं उसमें हमने भाषा के विषय में तो जानकारी प्राप्त कर ली, लेकिन आखिर व्याकरण है क्या? बच्चों, व्याकरण का शब्दार्थ है विश्लेषण। विश्लेषण मीन्स अच्छी तरह हर चीज़ को वेरीफाई करना, डिस्कस करना। यह शब्द वी तथा अ उपसर्ग की क्री धातु जोड़कर फिर अनह प्रत्यय लगाकर बनाया गया शब्द है। ध्यान से समझो, व्याकरण का शब्दार्थ है विश्लेषण। यह शब्द वी अथवा अ उपसर्ग में क्री धातु जोड़कर फिर अन प्रत्यय लगाकर बना हुआ ये एक शब्द है। व्याकरण का पर्याय क्या है? व्याकरण का पर्याय है व्याकृति, अर्थात आकृति का विश्लेषण। आकृति का विश्लेषण मीन्स कि जब हम कोई भी शब्द लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, उसको जब अच्छी तरह उसको अंदर तक समझते हैं उसके रूल्स के अकॉर्डिंग, वही क्या है? व्याकृति अर्थात आकृति का विश्लेषण। आगे देखें व्याकरण की परिभाषा। व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के वर्णों, शब्दों और वाक्यों को शुद्ध करता है, पढ़ना और प्रयोग करना सिखाता है। बच्चों, हम व्याकरण के माध्यम से ही अपनी हिंदी भाषा की गलतियों को सुधार सकते हैं, उनको कैसे शुद्ध कर सकते हैं, उनको कैसे शुद्ध बोलना सीखते हैं, लिखना सीखते हैं, उनको अपने वाक्यों में कैसे प्रयोग करना सीखते हैं। ये सब जानकारी हमें कहाँ मिलती है? व्याकरण के माध्यम से ही मिलती है। तो व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के वर्णों, शब्दों और वाक्यों को शुद्ध बोलना, पढ़ना और प्रयोग करना सिखाता है। व्याकरण के अंग। हिंदी व्याकरण के 3 अंग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। व्याकरण के जो ये 3 अंग हैं, इसमें वर्ण विचार हिंदी भाषा में, हिंदी में सबसे पहले क्या आए? ध्वनियाँ आई। ध्वनियों को मिलाकर क्या बने? वर्ण। वर्ण अपने आप में ही पूर्ण है। वर्णों को मिलाकर क्या बना? शब्द। हमारी हिंदी भाषा में सबसे पहले ध्वनियाँ आई, ध्वनियों को मिलाकर क्या बना? वर्ण। और वर्ण को मिलाकर क्या बना? शब्द। शब्द अपने आप में ही पूर्ण शब्द जो अर्थपूर्ण होते हैं वे अपने आप में ही पूर्ण शब्द कहलाते हैं और शब्द विचार के अंतर्गत आते हैं।
और शब्दों के बाद हमारा क्या आया, वाक्य विचार। जब हम शब्दों के माध्यम से, अर्थपूर्ण शब्दों के माध्यम से अर्थपूर्ण वाक्यों की रचना करते हैं, तब वो हम किस में आती है, वाक्य विचार में। व्याकरण के 3 अंग माने गए हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। ध्वनियों के बिना वर्ण अधूरे हैं, वर्णों के बिना शब्द अधूरे हैं और शब्दों के बिना वाक्य भी अधूरे हैं। व्याकरण में हम पढ़ते हैं, लिखते हैं और समझते हैं। व्याकरण के माध्यम से ही हम शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना और हर चीज़ को समझना सीखते हैं। व्याकरण के लाभ भी हैं। व्याकरण के निम्नलिखित 3 लाभ हैं। एक तो व्याकरण से भाषा की रक्षा होती है। इसके अभाव में किसी भाषा की आकृति बिगड़ जाती है। अगर हम भाषा तो बोलते हैं, हम आपसी बातचीत भी करते हैं, लेकिन हम वहाँ क्रमबद्ध नहीं होते। क्रमबद्ध मीन हम वहाँ वाक्यों को संयोजित, एक जगह संयोजित अर्थपूर्ण ढंग से नहीं बोलते। हम बोलने में स्वतंत्र हैं, हम कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन कई बार हमें अर्थपूर्ण बोलना, अगर हम अर्थपूर्ण ना बोलें तो वह बात खराब मानी जाती है। इसलिए बच्चों, व्याकरण से ही भाषा की रक्षा होती है और व्याकरण के अभाव में भाषा की आकृति, जो भाषा की शेप होती है, वो बिगड़ जाती है। मीन्स सिंपल वे में अगर हम समझें तो व्याकरण के बिना भाषा भी अधूरी है। व्याकरण की सहायता से किसी भी भाषा के शब्दों का सम्यक ज्ञान, संदेह रहित पूर्ण अर्थ का ज्ञान, शुद्ध उच्चारण, वाक्यों का सही बनावट आदि का ज्ञान होता है। बच्चों, व्याकरण की सहायता से ही जिस प्रकार भाषा अपने आप में अधूरी है, उसी प्रकार से व्याकरण की सहायता से ही कोई भी भाषा के ज्ञान को हम संदेह रहित होकर, मीन्स बिना टेंशन लिए, बिना मन में संदेह रखे उसके अर्थ का ज्ञान कर सकते हैं। शुद्ध उच्चारण हम व्याकरण के माध्यम से सीखते हैं और वाक्यों की सही बनावट, मीन्स जो मैंने आपको बताया था कि क्रमबद्ध तरीके से हर चीज़ को अर्थपूर्ण करके लिखना, वह आदि का ज्ञान भी हमें व्याकरण ही कराती है। भाषा के शुद्ध प्रयोग से सर्वत्र प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। अगर हम कहीं भी अपनी भाषा का सही उपयोग, सही प्रयोग नहीं करेंगे, हमें वहाँ पे दूसरों के सामने शर्म का सामना भी करना पड़ सकता है। हम शायद कुछ गलत बोल के अपनी गलती को भी महसूस कर सकते हैं और इसीलिए हमें भाषा का सभी जगह बोलना, लिखना, समझना, सब जगह अपने मान सम्मान में भाषा का शुद्ध प्रयोग भी करना पड़ता है। भाषा के बिना हमारी पहचान भी अधूरी होती है। अभी हमने समझा व्याकरण के अंग, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार और उसके बाद व्याकरण के लाभ, कि किस प्रकार हिंदी भाषा में व्याकरण का अपने आप ही एक पहचान है, जिसके बिना हर व्यक्ति भी अपने आप को अधूरा ही समझता है। आइए अब देखते हैं लिपि क्या है। किसी भी भाषा के वर्ण से बताया था मैंने आपको, ध्वनि से मिलकर क्या बने, वर्ण विशेष रूप में लिखे जाते हैं, उसे उस भाषा की लिपि कहते हैं। बच्चों, हम कुछ भी कैसे भी लिख देते हैं, लेकिन हमें हर चीज़ को एक उचित ढंग से लिखना बहुत ज़रूरी होता है। और जब हम भाषा के वर्णों को विशेष रूप से, मीन्स सही रूप से लिखेंगे, तो वो है उस भाषा की क्या कहलाती है, लिपि। हिंदी और मराठी भाषा की लिपि कौन सी है, देवनागरी। अंग्रेजी भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है, रोमन। उर्दू भाषा की लिपि कौन सी है, फारसी। और पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है, गुरुमुखी। तो आपने देखा, मुख्य भाषाएं सब अपनी विशेष लिपि के अनुसार लिखी जाती हैं। ये नहीं कि हम रोमन में हिंदी को लिख दें या हिंदी में फारसी को लिख दें, ऐसा नहीं है। सब लिपियां अपनी भाषाओं में बंधी हुई हैं, जिसमें वह लिखी जाती हैं, और उन लिपियों की पहचान भी अपनी भाषा से ही होती है। तो किसी भी भाषा के वर्ण जिस विशेष रूप में लिखे जाते हैं, उसे उस भाषा की लिपि कहते हैं। अब लिपि के बाद आती है बोली। भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। आप
जिस इलाके में रहते हैं आप वहाँ की बोली बोलते हैं। देखें, अगर उदाहरण देखें, अगर हम पंजाब की साइड जाएंगे तो हम कौन सी बोली बोलेंगे? पंजाबी। अगर हम गढ़वाल की तरफ जाएंगे तो हम कौन सी बोली बोलेंगे? गढ़वाली। अगर हम महाराष्ट्र के रहने वाले हैं तो हम कौन सी बोली बोलेंगे? मराठी। और अगर हम सूरत या अहमदाबाद की साइड जाएंगे तो हम कौन सी बोलेंगे? वहाँ गुजरात में गुजराती। यस, यही बात है। बोली क्या है? बोली क्षेत्र का विशेष रूप है। उस छोटी सी जगह में जो भी बोला जाता है वही में वहाँ की बोली होती है, वहाँ के लोगों की पहचान उनकी बोली ही होती है। भाषा, हिंदी भाषा तो हम पूरे भारत में बोलते हैं, लेकिन बोली उस छोटे से क्षेत्र में, सीमित क्षेत्र में जो बोली जाती है वही उसी क्षेत्र का वही क्षेत्रीय रूप क्या कहलाता है? बोली। बोली भाषा की सबसे छोटा इकाई में सबसे छोटा स्वरूप होता है और वह सीमित होता है। बोली नियमों की मोहताज नहीं होती। बोली क्या है? बोली उपभाषा का ही दूसरा रूप है। हमारी सर्वप्रथम भाषा कौन सी है बच्चों? हम उत्तराखंड के निवासी हैं। हमारी सर्वप्रथम भाषा कौन सी है? हिंदी। और यहाँ पर अलग अलग जिलों में जो लोग रहते हैं, कोई गढ़वाल में रहता है, कोई हरिद्वार में रहता है, कोई देहरादून में रहता है, कोई पहाड़ों में रहता है, तो वे वहाँ अपनी क्षेत्र विशेष की बोली को ध्यान में रखकर बोलते हैं। गढ़वाली में गढ़वाली बोली जाती है, कुमाऊँ में कुमाऊनी बोली जाती है, और हम इधर प्लेन इलाके के रहने वाले लोग तो हिंदी का ही प्रयोग करते हैं। तो बोली उपभाषा का ही एक दूसरा रूप है। भाषा का विकास कहाँ से हुआ? भाषा का विकास बोलियों द्वारा ही होता है। अब देखेंगे कि अभी तक हमने पढ़ा कि भाषा क्या है और बोली क्या है और लिपि क्या है, लेकिन अब देखेंगे कि भाषा और बोली में अंतर क्या है। भाषा क्या है? भाषा की लिपि होती है, जैसे मैंने बताया, हिंदी की देवनागरी, संस्कृत की देवनागरी, अंग्रेजी की रोमन। ऐसे ही भाषा की तो लिपि होती है, लेकिन बोली की कोई लिपि नहीं होती। भाषा विस्तृत होती है। हिंदी भाषा को ही ले ले, वह संपूर्ण देश में, संपूर्ण राष्ट्र में बोली जाती है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो हिंदी भाषा ना बोलता हो, क्योंकि उनकी सर्वप्रथम भाषा कौन सी है? हिंदी। उसके बाद जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ की बोली ही उनकी उपभाषा है, लेकिन भाषा का रूप जो है वो विस्तृत है, लेकिन बोली क्या होती है? वो क्षेत्रीय होती है, मीन्स वो सीमित होती है। वह संपूर्ण राष्ट्र में हिंदी भाषा की तरह नहीं बोली जाती, वह सिर्फ अपने सीमित क्षेत्र तक ही बोली जाती है। भाषा नियमों के अनुसार प्रयोग में लाई जाती है, लेकिन बोली नहीं लाई जाती। भाषा देखिए, भाषा नियमों के अनुसार लाई जाती है। भाषा के मैंने आपको 3 भेद बताए थे, 2 भेद बताए थे, लिखित और मौखिक। और भाषा किससे बंधी हुई है? व्याकरण से। लेकिन बोली नहीं, बोली नियमों के अनुसार नहीं चलती। बोली जो लोग यूज़ करते हैं वो अपने आप में ही स्वतंत्र होते हैं। सामान्य तौर पर अगर हम देखें तो मातृभाषा बोली होती है। बच्चा जहाँ जन्म लेता है, जिस जगह बच्चा जन्म लेता है, वह अपने परिवार में अपने परिवार के सदस्यों को जो उनसी भाषा, जो उनसी बोलते ही सुनता है, वह उसी को ग्रहण कर आगे उसी को सीख कर बोलना शुरू कर देता है। इसलिए देखिए, सामान्य तौर पर मातृभाषा बोली होती है, लेकिन भाषा नहीं। अब बात आती है राष्ट्रभाषा की। राष्ट्रभाषा क्या हुई बच्चों? वह भाषा जो संपूर्ण राष्ट्र, भारतवर्ष, पूरा संपूर्ण भारत जो एक राष्ट्र है वह प्रयोग में लाता है। वह भाषा जो एक पूरे राष्ट्र अथवा देश द्वारा समझी बोली जाती है। आप भारत के निवासी हैं, आपका राष्ट्र भारत है। आप अगर भारत में ही रहकर हिंदी को ही समझ ना पाए, हिंदी को ही बोलना पाए, तो क्या फ़ायदा। इसलिए हमारी राष्ट्र की भाषा कौन सी है बच्चों? हिंदी। और ये ऐसी भाषा है जो पूरे राष्ट्र का गौरव है, जो पूरे राष्ट्र अथवा देश द्वारा समझी बोली जाती है, उस देश की संस्कृति से संबंधित होती है। संस्कृति मीन्स वहाँ के कल्चर, वहाँ की संस्कृति कैसी है, वह भी हिंदी में ही निहित है। ये भाषा पूरे देश की होती है। ये भाषा एक राज्य की अकेली भाषा नहीं होती। ये भाषा किसी परिवार की अकेली भाषा नहीं होती। ये भाषा संपूर्ण राष्ट्र की
भाषा होती है, इसलिए प्यारे बच्चों इसे राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है। राजभाषा। राजभाषा, अब राजभाषा से आप क्या समझेंगे कि हम दो टुकड़ों में राजभाषा शब्द को बांटते हैं। तो भाषा राज्य प्लस भाषा दो वर्गों में बट जाती है। राज्य मीन्स हमारा राज्य, जिस राज्य में हम निवास करते हैं। हम कौन से राज्य में निवास करते हैं? उत्तराखंड। और उत्तराखंड के अंदर कितने जिले हैं? 13। तो उत्तराखंड की राजभाषा क्या है? जहाँ पर राज अथवा अर्थात शासन, शासन मीन्स हमारा जो प्रशासन है, हमारा जो ये सब मुख्यमंत्री वगैरह जो है, ये हम सब हमारा क्या है? शासन के द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। कहने का तात्पर्य ये है कि जिस राज्य में शासन के द्वारा जो भाषा प्रयोग में लाई जाती है वही वहाँ की राजभाषा कहलाती है। भारत की मुख्य आधिकारिक राजभाषा हिंदी ही है, क्योंकि हमारे संपूर्ण भारत राष्ट्र में सभी राज्यों के प्रशासन शासन द्वारा सारे कार्यकलाप, सारे दस्तावेज हिंदी में ही, हिंदी भाषा में ही लिखे और पढ़े समझे जाते हैं। और भारत के संविधान में भी 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। केवल भारत ही ऐसा राज्य है जहाँ पर अलग अलग राज्यों को मिलाकर कुल मिलाकर 22 भाषाएं बोली और लिखी पढ़ी जाती हैं। कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जहाँ इतनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई हो। और सिर्फ भारत ही एकमात्र ऐसा राष्ट्र है जहाँ एक नहीं बल्कि 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है और वह प्रयोग में भी लाई जाती हैं। इसके बाद आती है मातृभाषा। आपने जन्म लिया है, आप की मातृभाषा कौन सी है? जो आप अपनी माँ से सीखते हो। आपका पहला विद्यालय आपका परिवार होता है, आपकी पहली शिक्षिका आपकी माँ ही होती है। तो हमारी मातृभाषा वही है जो बच्चा जन्म लेने के बाद जो प्रथम भाषा सीखता है उसे उसकी मातृभाषा कहते हैं। मातृभाषा किसी भी व्यक्ति की सामाजिक एवं भाषाई पहचान होती है। आपकी पहचान किससे है? आपकी माँ से, आपके परिवार से। आपने जिस परिवार में जन्म लिया है वहाँ पर जो भाषा बोली जाती है वह कौन सी भाषा है? मातृभाषा। और जो अपने परिवार से आप भाषा सीखते हैं वही आपकी मातृभाषा कहलाती है। आइए हिंदी के विषय में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। संस्कृत और गुजराती भाषा भी देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। पहले हमने पढ़ा था कि हिंदी कौन सी भाषा में पढ़ी जाती है? हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, लेकिन उसके अलावा दो भाषाएं और ऐसी हैं, संस्कृत और गुजराती, जो भाषाएं भी देवनागरी लिपि में ही लिखी पढ़ी जाती हैं। प्रतिवर्ष हम लोग 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। उस दिन प्रत्येक विद्यालय में हिंदी दिवस का आयोजन किया जाता है। इस आयोजन को हम निबंध लिखकर, निबंध की प्रतियोगिताएं रखकर, भाषण प्रतियोगिताएं रखकर, वाद विवाद प्रतियोगिताएं रखकर, कहानी लेखन आदि के माध्यम से शुरुआत कर इसको संपूर्ण करते हैं। तो प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में पूरे भारत में मनाया जाता है। और पहले अब आप देखिए कि पहले कौन सी भाषा आई, मौखिक या लिखित? पहले मौखिक आई, पहले व्यक्ति ने बोलना शुरू करा था, उसे लिखने का ज्ञान नहीं था। जब व्यक्ति मौखिक भाषा का प्रयोग करने लगा तब भाषा को ध्यान में रखकर व्याकरण आई, और व्याकरण के बाद लिखित भाषा का शुभारंभ हुआ, लिखित भाषा विकसित हुई। आइए हिंदी भाषा से संबंधित कुछ रोचक तथ्य जानते हैं जो हमें बहुत ज़रूरी है जानने, क्योंकि ये हमारे भारत का गौरव है। विश्व में आपको पता है बच्चों, विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी में कौन सा स्थान है? यस, विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी को 4था स्थान प्राप्त है। देखिए कितने गौरव की बात है हमारे भारत के लिए कि संपूर्ण विश्व में हिंदी भाषा, जो हमारी मातृभाषा का राष्ट्रभाषा भी है, उसे 4था स्थान प्राप्त है। भारतीय संविधान ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को कौन सा दर्जा दिया? राष्ट्रभाषा का दर्जा मिला। और जब 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिला था, उसी दिन से आज तक हम लोग 14 सितंबर
प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं और आगे भविष्य में भी मनाएंगे। हिंदी की पहली कविता प्रख्यात कवि अमीर खुसरो ने लिखी थी। अमीर खुसरो हिंदी के बहुत जाने माने कवि हैं और हिंदी की पहली कविता भी अमीर खुसरो के द्वारा ही लिखी गई थी। संपूर्ण विश्व में भारत में ही सबसे ज़्यादा भाषाएं बोली जाती है। मैंने आपको पहले भी बताया था अभी पीछे कि संपूर्ण विश्व में भारत ही एक ऐसा राष्ट्र है जहाँ पर सबसे ज़्यादा भाषाएं बोली जाती है। कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान हुई थी? 22। और भारत के अलावा कोई भी ऐसा राष्ट्र नहीं है कि जहाँ इतनी अधिक भाषाएं बोली जाती हों और समझी भी जाती हों। हिंदी भाषा ही सभी भाषाओं में सबसे सरल और लचीली भाषा है। हिंदी भाषा की बच्चों सबसे सरल मानी जाती है। लिखना जितना कठिन है लेकिन बोलना उतना ही आसान है। देखिए हमारी हिंदी भाषा को भारत में और इवन विश्व में भी कितना मान सम्मान दिया जाता है, कितना लगाव है हिंदी भाषा से कि मातृभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपूर्ण देश सबसे ज़्यादा हिंदी भाषा का ही प्रयोग करता है और अपना कार्य भी हिंदी भाषा से ही पूर्ण करना चाहता है। तो बच्चों ये पाठ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इस वीडियो के साथ आपको एक वर्कशीट दी गई है पार्ट 2 और एक वर्कशीट मैंने आपको पिछले पीरियड के अकॉर्डिंग दी थी वर्कशीट 1। तो आशा करती हूँ कि आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर इन 2 वीडियो के माध्यम से ढूंढ पाएंगे और लिख पाएंगे और अच्छी तरह समझकर उनको याद भी करेंगे। धन्यवाद।